A very good morning to all. Warm welcome to our official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन स्वागत करता हूं आप सबों का एक बार फिर अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और आज आपका फेवरेट सेशन क्विज सेशन लेकर आया हूं मैं इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कलेक्शन ऑफ डेटा हमने ख़त्म कर लिया था और उसके बाद अब बारी आती है कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, जहां फिर से पहले की तरह आपके पास एक क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस होंगे। आपको उनमें से सही ऑप्शन को अपने नोटबुक में राइट डाउन करना है। बाद में मैं जब सही आंसर बताऊंगा तो आप उसे क्रॉस चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना क्लास। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन, कॉमेंट एंड शेयर एज मोर एज यू कैन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सिंपली टाइप रवि रोशन KR6388। तो आइए शुरू करते हैं आप सबों का पसंदीदा क्विज सेशन। और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच डेटा इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ। कौन सा ऐसा डेटा है जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, जांचकर्ता के द्वारा खुद से, स्वयं से संग्रहित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें प्राइमरी, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी, थर्ड ऑप्शन है बोथ और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम ओवर। और इस सवाल का पहला ऑप्शन जो है प्राइमरी, वही हमारा सही जवाब है। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। मैंने आपको पहले ही बताया था कलेक्शन ऑफ डेटा के पहले ही क्लास में कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या होता है। तो अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो प्लीज़ जाके वो वीडियो दोबारा देखिए, तब चीज़ें आपकी समझ में आएंगी और तब आप दोबारा इस क्विज़ को अटैम्प्ट कीजिए तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा, आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। जिन लोगों ने पढ़ा है उनके मार्क्स 13 तो एटलीस्ट होने चाहिए आउट ऑफ 15। आप सबों के मार्क्स 13 होने चाहिए कम से कम। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनका अगर ज़्यादा गलत हो रहा है, जिन लोगों का स्कोर भी 10 या 10 से नीचे है, वो लोग प्लीज़ दोबारा से इस पूरे कलेक्शन ऑफ डेटा का जो भी 5 या 4 वीडियो बना हुआ है उस पूरे को बिना स्किप किए आराम से देखें, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी अगर दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम हमें लिख के भेज सकते हैं। ठीक, चलिए मूव करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम न्यूज़पेपर इज़ एन एग्जांपल ऑफ। समाचार पत्र से एकत्रित किया गया, संग्रहित किया गया जो आंकड़ा होता है वो कैसा होता है। पहला ऑप्शन है आपका पास प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े। दूसरा ऑप्शन आपके पास सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़े। थर्ड ऑप्शन है सैंपल और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। फिर से आप सबों के पास 10 सेकेंड का समय, अपने कॉपी में सही आंसर नोट डाउन कर लें। समय सीमा समाप्त होता है आपका और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़े जिसे हम कहते हैं वो क्या होते हैं कि इन्वेस्टिगेटर खुद से कलेक्ट नहीं करता, बल्कि पहले से कहीं किसी एजेंसी में, किसी न्यूज़पेपर में कलेक्ट किए गए आंकड़ों को अपना सोर्स बनाता है। सो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3 विच इज़ आफ्टर एवरी 10 ईयर्स साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ कलेक्टेड थ्रू। हर 10 साल बाद भारत के आबादी के बारे में, भारत की आबादी के आंकड़ों को किस माध्यम से जुटाया जाता है। पहला ऑप्शन आपके पास सेंसस, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास सैंपल, थर्ड ऑप्शन है बोथ और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब भी ऑप्शन ए होगा। 3 का आंसर ऑप्शन ए होगा। जिन लोगों को हिंदी मतलब पता भी होगा वो भी इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते थे। सेंसस का मतलब ही होता है जनगणना, जो भारत में हर 10 सालों पे कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा। और इसमें घर घर जाके लोग पॉपुलेशन के बारे में, सेक्स रेशियो के बारे में, एज के बारे में, उनके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, बाकी चीज़ों की सारी जानकारियाँ कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। ठीक, तो थर्ड का आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राइमरी डेटा इज प्रिफर्ड ओवर सेकेंडरी डेटा वेयर। मतलब प्राइमरी डेटा को, प्राथमिक आंकड़ों को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है द्वितीयक आंकड़ों से। कहाँ पे?
पहला ऑप्शन है टाइम अवेलेबल इज शॉर्ट, जहाँ पे समय की उपलब्धता कम हो। दूसरा, एक्यूरेसी इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे शुद्धता मायने रखती हो। थर्ड ऑप्शन है सफिशियंट फाइनेंस इज नॉट अवेलेबल, पर्याप्त वित्त उपलब्ध ना हो। और फोर्थ है मच एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत ना हो। आपके पास फिर से 10 सेकंड का समय है, आप अपने ऑप्शंस को नोटबुक में राइट डाउन कर लें। मैं जब आंसर बोलूँगा तो वेरीफाई कर लेंगे। समय समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का सही जवाब होगा एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे आंकड़ों की शुद्धता मायने रखती हो वहाँ पे प्राइमरी डेटा ही सर्वोत्तम होता है। सेकेंडरी डेटा जो होता है वो प्रेफरेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेकेंडरी डेटा को किसी और ने कलेक्ट कर रखा है, सो इट इज़ नॉट रिलायबल। ठीक है, सेकेंडरी डेटा ज़्यादा रिलायबल वहाँ पे नहीं होता है, और वहाँ पे प्राइमरी डेटा को ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। सो फोर्थ का ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अ गुड क्वेश्चन आयर शुड हैव, एक अच्छी प्रश्नावली में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है मिनिमम क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन है चॉइस क्वेश्चंस, थर्ड ऑप्शन है क्लियर क्वेश्चंस, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। आपके पास फिर से 10 सेकेंड का समय है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और स्टूडेंट्स, इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक अच्छे प्रश्नावली में ये सारे गुण होने चाहिए। मिनिमम क्वेश्चंस भी होना चाहिए, कम से कम क्वेश्चन होना चाहिए, ताकि लोग उसको भरते समय बोरियत महसूस ना करें, आसानी से वो भर के सबमिट कर पाएँ। दूसरा, चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। चॉइस क्वेश्चन कहने का मतलब कि ऑप्शनल, उसमें या तो यस नो का विकल्प होना चाहिए या फिर 4 ऑप्शंस होने चाहिए, 3 ऑप्शन होने चाहिए, जिनमें वो लोग आसानी से टिक आउट करके भेज सकें, ताकि किसी को ये ना लगे कि इसमें ज़्यादा समय बर्बाद हो रहा है, और कोई भी उसे दे सके, आसानी से दे सके। थर्ड है क्लियर क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए वो एम्बिग्यूअस नहीं होने चाहिए, ठीक, वो स्पष्ट होने चाहिए, डबल मीनिंग नहीं होने चाहिए। सो ये सारे के सारे गुण एक अच्छे क्वेश्चन आयर में, एक अच्छे प्रश्नावली में निहित होते हैं, और हमारा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज जो है ऑप्शन डी वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का मूव करेंगे हम अपने अगले स्लाइड पे, जहाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा सैम्पल स्टडी इज़ यूज़फुल। सैम्पल सर्वे जो है या सैम्पल स्टडी जो है वो कहाँ पे यूज़फुल है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली नोन, जहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में हम पूरी तरह जानकारी नहीं रखते हैं और पूरी तरह वो नहीं जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन है एज इट इज़ ईजी टू हैंडल सैम्पल, क्योंकि ये ईजी है, सैम्पल को हैंडल करना ईजी है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। थर्ड ऑप्शन है एज रिजल्ट्स आर मोर रिलायबल, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके द्वारा दी गई जो परिणाम होते हैं, दिए गए परिणाम जो होते हैं वो ज़्यादा भरोसेमंद होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं। और फोर्थ है इट इज़ चीप, ये सस्ता होता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन चूज़ करने हैं। आपका समय शुरू हो चुका है। और इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन ए होगा व्हेन पॉपुलेशन इज़ नॉट कम्प्लीटली नोन। जब पॉपुलेशन कम्प्लीटली नोन नहीं होता है तब हम सैम्पल की स्टडी करते हैं। अगर पॉपुलेशन कम्प्लीटली नोन हो तब तो हमें सारी बातें पता ही चल जाएंगी, तब तो रिसर्च करने का दोबारा कोई मतलब ही नहीं बनता। तो जहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे हम सैम्पल सर्वे का या सैम्पल स्टडी का यूज़ करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा व्हेन द पॉपुलेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन इज़ अनफाइनाइट। जब जहाँ पे हम जांच कर रहे हैं, जहाँ पे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, बहुत ज़्यादा हो, असीमित हो, वी शुड यूज़, तो हमें किन मेथड का यूज़ करना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास सेंसस मेथड का, सेकेंड ऑप्शन आपके पास सैम्पल मेथड का, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी दोनों का, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा सैम्पल मेथड। जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, इनफाइनाइट हो, वहाँ पे हम सैम्पल मेथड का यूज़ करते हैं, क्योंकि सैम्पल मेथड क्या होता है कि सारे लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उसमें से कुछ एक को हम चुन लेते हैं, पिक कर लेते हैं किसी खास रूल के बेसिस पे। तो इसीलिए सैम्पल मेथड यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होता है। 7th का आंसर हमारा बी होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो है विच मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर्स द वाइडेस्ट एरिया। इनमें से कौन सा मेथड है डेटा कलेक्ट करने का जो विस्तृत एरिया को कवर करता है? पहला ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकेंड ऑप्शन आपके पास मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड, थर्ड ऑप्शन आपके पास टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। समय शुरू हो चुका है आपका, जल्दी से इस सवाल का जवाब दें। टाइम अप। और इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड, ऑप्शन बी। ये जो मेथड है इसमें क्या होता है कि एक प्रश्नावली होती है, प्रश्नों की श्रृंखला होती है, उसमें 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जनरली होते हैं। ये हम मेल कर देते हैं एक साथ, कई लोगों को हम मेल कर देते हैं, आसानी से मेल हो जाता है। और उसके बाद वो जो है डेटा को भर के हमें फिर आसानी से वो रिटर्न मेल कर देते हैं, जिससे हमें जवाब भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। जबकि इसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं, जैसे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन अगर हम करने चलें तो ये मेथड काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हम कवर नहीं कर पाएंगे। तीसरे ऑप्शन की ओर अगर मूव करें, जो है टेलीफोनिक इंटरव्यू मेथड, तो अगर टेलीफोन कर करके इंटरव्यू लें तो ये भी काफ़ी लेंदी होगा। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन 9 है डेटा कलेक्टेड बाय ए स्टूडेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट जर्नल टू प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज़। सरकारी रोजनामचे से कलेक्ट किया गया आंकड़ा किसी स्टूडेंट के द्वारा जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपके पास प्राइमरी डेटा, सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी डेटा, थर्ड ऑप्शन है सेंसस डेटा, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और इस सवाल का सही जवाब स्टूडेंट सेकेंडरी डेटा होगा। द्वितीयक आंकड़े है ये, किसी भी स्टूडेंट के द्वारा न्यूज़पेपर से कलेक्ट किया गया या जर्नल, किसी गवर्नमेंट जर्नल से, किसी प्राइवेट जर्नल से, जहाँ से भी कलेक्ट किया गया डेटा हो वो हमेशा क्या होगा? सेकेंडरी डेटा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़ों के मुख्य स्रोत इनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है सेंसस ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है NSSO नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन आपके पास नन ऑफ दीज। यू हैव 10 सेकेंड्स एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा समाप्त होता है आपका, और इस सवाल का सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी, सेंसस ऑफ इंडिया और NSSO। जैसा कि मैंने आपको दूसरे या तीसरे क्लास में बताया था, ये दोनों जो हैं सेकेंडरी सोर्स के, सेकेंडरी डेटा के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 11 विच इज़ टू कंडक्ट अ सर्वे ऑफ इलिटरेट रिस्पॉन्डेंट। मतलब अगर रिस्पॉन्डेंट हमारे अशिक्षित हैं या कम शिक्षित हैं, तो यहाँ पे द बेस्ट मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा विल बी, तो वहाँ पे डेटा को कलेक्ट करने का बेस्ट मेथड कौन सा होगा, उपयुक्त विधि जो होगी कौन सी होगी? पहला ऑप्शन है आपका क्वेश्चन आयर मेथड, प्रश्नावली विधि, दूसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ठीक, तीसरा ऑप्शन है आपके पास पर्सनल इंटरव्यू, और चौथा ऑप्शन है आपके पास ऑब्जर्वेशन मेथड। 4 ऑप्शंस हैं, जल्दी से आप सही आंसर अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लें, मैं जब आंसर बोलूँगा वेरीफाई कर लेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको इस सवाल का सही जवाब। अच्छा, क्वेश्चन आयर मेथड जो है इसमें तो प्रश्नों का सेट होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, तो जो इलिटरेट लोग होंगे वो फिर पढ़ेंगे कैसे उन सवालों को और कैसे जवाब देंगे? सो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन है इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी नहीं होगा, ठीक। इनडायरेक्ट इंटरव्यू क्यों नहीं होगा? तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू क्या होता है सो समझिए। इनडायरेक्ट इंटरव्यू का ही एग्जाम्पल है क्वेश्चन आयर मेथड। इसी तरह के कुछ और मेथड्स भी होते हैं जिसमें हम जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनसे मिलते तो नहीं हैं, लेकिन उनसे सवाल पोस्टल मेथड से,
कॉल पे, या फिर जैसे टेलीफोनिक मेथड, ये भी इसका एक एग्जांपल है। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक। तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा पर्सनल इंटरव्यू है। जी हाँ, ये होगा। पर्सनल इंटरव्यू में सामने सामने बैठ के हम उनसे, रिस्पोंडेंट से सवाल जवाब करते हैं, और तब उनको हम अपने सवाल को समझाने में सक्षम होते हैं, वो हमारे सवाल को आसानी से समझ पाते हैं, तब हमें उसका जवाब मिल जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्जर्वेशन मेथड भी नहीं होगा, और इस तरह से सी जो है 11 का सही आंसर होगा। मूव करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। एग्जिट पोल दैट शोड दैट चांसेस ऑफ विनिंग द नंबर ऑफ सीट्स बाय डिफरेंट पार्टीज इन 2014 लोकसभा इलेक्शन सोन ऑन टीवी बाय द सम चैनल फॉर द व्यूअर इज। मतलब कि जो न्यूज़ चैनल देखने वाले लोग हैं उनके लिए जो एग्जिट पोल आता है कोई भी चुनाव के बाद, यहाँ तो 2014 लोकसभा चुनाव की बात की गई कि 2014 लोकसभा चुनाव के बाद अलग अलग पार्टियों को सीट मिलने की संभावना कि किनको कितनी सीटें मिलेंगी, इसके बारे में जो एग्जिट पोल है, तो ये व्यूअर के लिए क्या है। पहला ऑप्शन आपके पास प्राइमरी डेटा, सेकेंड ऑप्शन आपके पास सेकेंडरी डेटा, थर्ड ऑप्शन है कंटिन्यूस डेटा, और फोर्थ ऑप्शन है डिस्क्रीट डेटा सॉरी। और गाइस, इस सवाल का सही जवाब होगा हमारा कंटिन्यूस डेटा। ये कंटिन्यूस डेटा का एग्जांपल है एग्जिट पोल पे, जो जानकारियाँ दी जाती हैं चुनाव से संबंधित, वो जो है कंटिन्यूस डेटा का एग्जांपल है। सो हमारा ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे सही जवाब होगा इस सवाल का। सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 विच इज़ डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इज़। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है वो क्या है, एक्सपेंसिव होता है, सेकेंड ऑप्शन है बियास्ड होता है, थर्ड ऑप्शन है टाइम कंज्यूमिंग होता है, और फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ दीज का। अगेन यू हैव 10 सेकेंड्स, मेक इट फास्ट। चलिए मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो सब के सब उनके डिमेरिट्स को बताते हैं कि डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू एक्सपेंसिव भी होता है, बारी बारी सबका इंटरव्यू लेना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। दूसरा कि इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है कि अगर किसी रिस्पोंडेंट्स के साथ जो इंटरव्यूअर है उसका कोई रिलेशन है या उसके बारे में कोई जानकारी वो छिपाना चाहता है, तो उससे ये हमारा इंटरव्यू जो है प्रभावित होता है, उससे हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होता है। सो ये बियास्ड भी होता है। थर्ड ऑप्शन है टाइम कंज्यूमिंग, काफ़ी समय भी लगता है इसमें, ठीक। सो टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दीज, और इसीलिए हमारा सही आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा इज। डेटा कलेक्ट करने का सबसे तेज़ मेथड इनमें से कौन है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने का। फर्स्ट है डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, प्रत्यक्ष जो इंटरव्यू ली जाती है पर्सनली वो। सेकंड है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, थर्ड ऑप्शन है टेलीफोन इंटरव्यू, और फोर्थ ऑप्शन है मेल्ड क्वेश्चनायर मेथड। और यहाँ पे इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होता है वो क्विकेस्ट मेथड है, क्योंकि हम उसी समय उनसे सवाल करते हैं और वो उसी समय जवाब भी देते हैं। मेल्ड क्वेश्चन आयर मेथड होता, लेकिन कब होता कि जैसे हमने अभी मेल किया तो मेल तो तुरंत चला गया, लेकिन फिर वो उन पे डिपेंड करता है, रिस्पोंडेंट पे डिपेंड करता है कि वो उस समय जवाब देना चाहते हैं या फिर 1-2 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होगा कि जिन लोगों को जवाब देने में जो इंटरेस्टेड होंगे हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादातर लोग कन्विंस हो जाएँ। तो टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्या होता है कि वो लोग उसी समय जवाब देंगे, जो लोग नहीं देना चाहेंगे वो बहुत करेंगे तो फ़ोन कट कर देंगे, लेकिन एटलीस्ट जो भी देंगे वो उसी समय उस चीज़ का जवाब देंगे। सो टेलीफोनिक इंटरव्यू जो होगा हमारा क्विकेस्ट मेथड होगा, इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं होगा, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू भी नहीं होगा। आते हैं हम अपने इस सेशन के आखिरी सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इन रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है। पहला ऑप्शन है सैम्पल इज़ बियास्ड, दूसरा ऑप्शन है वेरी एक्सपेंसिव, तीसरा ऑप्शन है ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, और थर्ड ऑप्शन है सैम्पल आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव।
चलिए इस सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं। सैंपल यहाँ पे बेस्ट नहीं होता, पक्षपात की संभावना नहीं होती, क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग में कौन सी सैंपल चुनी जाएगी, कौन सा आइटम चुना जाएगा, ये कहना मुश्किल है। इट इज़ जस्ट लाइक ए लॉटरी सिस्टम, सो वी कांट से दैट विच आइटम इज़ बीइंग सेलेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे बेयास्ड की कहीं कोई संभावना ही नहीं है। सेकंड, वेरी एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। पर्सनल इंटरव्यू एक्सपेंसिव होता है, लेकिन जहाँ पे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे क्या है, चुनना है, 100 लोगों के बीच में से 20 लोगों को चुनना है, तब तो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंसेस भी तो सॉर्ट आउट होगा। सो बी ऑप्शन भी गया काम से। ऑप्शन सी की बात हम करें, ईच आइटम हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। हाँ, हर आइटम के पास ये इक्वल चांस होता है बीइंग सेलेक्टेड होने का, मतलब चुने जाने का अवसर हर आइटम के पास होता है। ठीक है, हम एक्यूरेटली ये नहीं कह सकते कि इसे ही चुना जाएगा या इसे ही चुना जाएगा, लेकिन हर आइटम के पास इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, सो देख लीजिए, तो ऑप्शन डी में लिखा सैंपल आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव। भाई साहब, जब सैंपल रिप्रेजेंटेटिव होगा ही नहीं, तब हम उसमें रैंडम सैम्पलिंग कर ही नहीं सकते हैं। सैम्पलिंग वो हमारा सही होगा ही नहीं। सैंपल कहाँ ही उसे जाता है जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, ये बातें मैंने आपको क्लास में बताई थी। सो क्वेश्चन 15 का आंसर हमारा सी होगा। और इस तरह से आज का क्विज सेशन हमारा यहाँ पे ओवर होता है। होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारी चीज़ें समझ में आई हों, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। तो जिन लोगों का स्कोर कम है, जैसा कि मैंने पहले बोल दिया, आप लोगों को क्या करना है, ठीक, जिन लोगों को जुड़ना है हमारे और ज़्यादा क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के लिए, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए, पीडीएफ नोट्स के लिए, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर और नाम मेंशन कर दें। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दूंगा और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।